In 2 minutes, I would like to tell you how CAPF essay is different from other essays of other exams and what is expected in that technically. उसके बाद कंटेंट वाइज हम लोग बात करेंगे। डेफिनेशन का मतलब एकदम टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, जो जिस तरह से वो चीज़ आपको समझ में आई या लेमैन समझ सकता है, तो इट कैन बी योर वर्ड्स, योर वर्जन ऑफ दैट थिंग, राइट। इट नीड नॉट टू बी वेरी टेक्निकल, लेकिन ओवरऑल जनरली कैसा उसका परसेप्शन है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसी वो चीज़ है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। सीएपीएफ के एग्जाम्स के लिए हम लोग जानते हैं कि एसी राइटिंग इज बहुत इसेंशियल बात है। बहुत सारे अलग अलग वीडियोज इसके पहले भी हम लोग एसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में एसी राइटिंग जो है उसका जो एकदम इनिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो करने से पहले विद इन 2 minutes आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ CAPF essay is different from other essays of other exams and what is expected in that technically. उसके बाद कंटेंट वाइज हम लोग बात करेंगे। CAPF के essay का फंडा ये है कि पहली बात तो ऐसा है कि 300 वर्ड्स का लिमिट है। 300 वर्ड्स बहुत नहीं होते, ठीक है। 300 वर्ड्स मतलब गिन के अगर एक 40 से 50 वर्ड्स का आपका एक पैराग्राफ है, तो भाई 5 या 6 पैराग्राफ में, 6 पैराग्राफ मैक्सिमम, आपका सब कुछ निपट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो अगर हम 6 पैराग्राफ की भी बात करते हैं, कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि कोई मेरा पैराग्राफ 50 या 60 वर्ड का भी हो जाता है। इन दैट केस तो 4 ही पैराग्राफ में, लेकिन नॉर्मली पकड़ के चलो कि आप ये अज्यूम करके चलो कि अगर 50 वर्ड्स का एक एवरेज पैराग्राफ है तो इंटू 6, तो मतलब एक तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। कभी कभी इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, कभी 60 वर्ड्स तक चला जाता है, लेकिन फिर कंक्लूजन हम थोड़ा छोटा लिख सकते हैं। अब इतना हम सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचना पड़ने वाला है हम लोगों को। मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए इंट्रोडक्शन जो है, जो आपका फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट पैराग्राफ पकड़ लीजिए, वो ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स तक चला गया, 60 65 थोड़ा इधर उधर। उसके बाद आपकी जो है अगले 4 पैरा, ठीक है, कौन से, बॉडी की, है ना, जो कि ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स के होंगे, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स में उतना पैरा लिखते हैं, कुछ प्लस माइनस होता है। मैं एक एवरेज साइज बता रहा हूँ, वो आपको साइज देख के समझ में आ जाता है कि इतने वर्ड्स होंगे। आपको अपने हैंडराइटिंग का साइज, कितना स्पेसिंग आप छोड़ते हो, उससे पता चल जाता है कि वो कितना है। और फिर उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन, जो कि 40 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए, ये नॉर्मली है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको लगता है, मतलब अगर किसी टॉपिक के बारे में कम पता हो या ना पता हो तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत बार अगर टॉपिक पता है तो बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में, और लिखते लिखते वो ऐसे 400 वर्ड 450 वर्ड तक चला जाता है, विच इज टू मच, राइट। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमको इवन दो हमारे पास अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, फिर भी उसको कम शब्दों में ही लिखना है। तो 300 वर्ड जो है वो, मतलब आपको लगता है अभी कि अरे नहीं सर फिर भी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे आपका पढ़ना बढ़ेगा, आपकी चीजें बदलेंगी, तो आप इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर 2 पैराग्राफ लिखे नहीं, तो अभी तक तो मैं प्रॉब्लम और थोड़ा बेसिक ही डिस्कस कर रहा था, तो तुरंत मुझे फिर अभी सॉल्यूशंस के बारे में भी लिखना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे उसके बारे में भी लिखना है, और फिर कंक्लूजन भी लिखना है, और बीच में सर आप बोलते हो कि बॉडी में तो और क्या क्या चीजें चाहिए, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ऐसा करते करते खत्म हो जाता है और फिर कंक्लूजन पे आ जाते हैं आप। तो बहुत सारी चीजें आपको लगती है कि जो मुझे लिखनी थी वो छूट गई। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही चीज लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करते हो, वो 3-4 लाइन खा जाती है, फिर आपको लगता है अरे यार बाकी चीजें रह गई। तो ये सारा होगा, तो बताना बस ये है कि 300 वर्ड्स में ये सब खत्म करना है, ठीक है। ये एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि टाइम का भी लिमिट है। 3 घंटे का पेपर है, 4 ऐसे लिखने हैं, उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट है, 2 रिपोर्ट है, कॉम्प्रहेंशन है, प्रेसी है, ग्रामर। तो आपको अगर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक ऐसे लिखने के लिए 18 मिनट का समय मिलता है एवरेज, उससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट इधर उधर पकड़ लीजिए, वो भी बहुत 18 ही मिनट है मतलब, ठीक है। तो 18 मिनट में आपको ऐसे का टॉपिक पढ़ के उसके पॉइंट्स निकाल के फ्लो क्या है वो डिसाइड करके एक्चुअल स्टार्टिंग करना है लिखने की, और उसको खत्म भी करना है। तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए वक्त जाता है, 3-4-5 मिनट प्लस माइनस होते हैं। उसके बाद एक्चुअल टाइम आपको जो लिखने के लिए मिलता है वो 12 से 13 मिनट होता है। उसमें आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो टाइम का भी लिमिट है और शब्दों की भी मर्यादा है, उसमें रहकर हमको वो ऐसे लिखना है। इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि CAPF के ऐसे जो है, एक्चुअली CAPF में आपकी मतलब आपकी स्पीड की भी टेस्ट है और एंड्योरेंस की भी टेस्ट है।
क्योंकि थक जाते हैं हम लोग जो बैक टू बैक ऐसे लिखते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो बोलते रहता हूँ कि अभी से लिखो, अभी से शुरुआत करो, है ना। और फिर बच्चों को ये होता है कि सर अभी तो हमारा प्रिपरेशन ही नहीं है, तो हम लोग फिर क्या लिखे, कौन से टॉपिक पे लिखे। वो एक चीज जो है उसके बारे में भी मुझे बात करनी है। ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं है और आपको बहुत सारे जो यूपीएससी के टॉपिक्स है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो कितने सारे इवेंट्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन द कंट्री, ठीक है, बट आई थिंक इवन उनमें से भी कुछ इवेंट्स या फिर जनरल इवेंट्स है यार। पकड़ लीजिए अभी मानसून चल रहा है, रिटर्निंग मानसून है, कुछ जगह पे फिर बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी है, आप कुछ पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि चलो मानसून के बारे में लिख के देखता हूँ। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के बारे में लिख के देखता हूँ। आप बोलोगे कि यार सर अभी हम स्कूल में थोड़ी है दिवाली के बारे में लिखेंगे। अरे भाई उसी फेस्टिवल के बारे में कितने अलग अलग एंगल से लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं। 10वीं का बच्चा दिवाली इस एंगल को डिप्लोमेसी के एंगल से लिख सकता है क्या, सॉफ्ट पावर के एंगल से लिख सकता है क्या। तो एक ही ऐसे में कितने सारे एंगल में डाल सकता है, उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते, ठीक है ना। उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिटी है, मार्केट इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट, कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। लिखने को तो बैठेंगे तो लिखेंगे। इवन दो यूपीसी इज नेवर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द दिवाली, बट यूपीसी माइट आस्क यू अबाउट द फेस्टिवल। कल्चर के हिस्से में पूछ भी सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि यूपीसी पूछेगी नहीं। बात ये है कि अगर मैं इस तरह से लिखते रहता हूं, है ना, जो भी इवेंट्स होते रहते हैं आसपास, तो वो फेस्टिवल्स होंगे, कोई नेचुरल सिनारियो है, कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड चीज घटी है ना, तो उसके बारे में लिखते रहने से ये होता है कि वी गेट यूज टू थिंकिंग राइटिंग विद स्पीड, है ना, विद डाइवर्सिटी। सो यू बिकम द वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू वॉन्ट टू बिकम फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो उस राइटिंग से होती है। चलो ये तो एक बात होगी। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ये सोचेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है ऐसे का, तो इंट्रोडक्शन जो है ऐसे का, उसमें ये बात है आपको ना टॉपिक को ओपन करना है। टॉपिक आ गया है आपके सामने, आपको उस टॉपिक के बारे में पता है और आपको उसके बहुत सारे पॉइंट जो है बॉडी में लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन में अलग से क्या करेंगे, बहुत बार ये होता है कि समझ भी नहीं आता कि क्या लिखो, कैसे करूं। तो मैंने कुछ 3 तरीके जो है वो ढूंढ के निकाले हैं जो मोटा मोटा काम करते हैं। और भी कुछ तरीके थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो आइदर आई कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दैट थिंग, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो नॉर्मली हमें तब काम करती है जब कोई टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, साइंस टेक बेस्ड हो, या कुछ ऐसा हो जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है और उसके बेसिस पे कुछ पूछा है। इससे ये फायदा होता है कि, और देखिए डेफिनेशन का मतलब एकदम टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, जो जिस तरह से वो चीज़ आपको समझ में आई या लेमैन समझ सकता है, तो इट कैन बी योर वर्ड्स, योर वर्जन ऑफ दैट थिंग, राइट। इट नीड नॉट टू बी वेरी टेक्निकल, लेकिन ओवरऑल जनरली कैसा उसका परसेप्शन है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसी वो चीज़ है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में जो है आप लोग बोलोगे नहीं सर हमको तो ये बताया गया कि कोड वोड से शुरुआत करनी होती है, वो तो आप लिखो ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ओवरऑल मैं पैराग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। कोड तो एक लाइन हो गई, फिर उसके हिसाब से आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी चीज की डेफिनेशन से लिखना कैन बी वन ऑफ द वे। अब आप बोलोगे सर लेकिन डेफिनेशन भी लिखा तो 3-4 लाइन हो जाएगी, बाकी क्या करेंगे। तो ऐसा है कि वो फिर अभी कैसे न्यूज में है या अभी कैसे वो रिलेवेंट है या उसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। तो आपका फिर एक पैराग्राफ जो है डेफिनेशन प्लस अभी रिसेंटली वो कैसे हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई है उसके बारे में थोड़ा लिखा, कुछ डेटा होगा आपके पास वो लिखा, या फिर कुछ सर्वे का कुछ रिपोर्ट का कुछ लिखा आपने, और फिर आपने बता दिया कि भाई अच्छा ये सब है और इसीलिए उसके बारे में बात करना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। और फिर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। अब फिर क्या है कि जो दूसरा तरीका है, you can start with any current event which has happened recently regarding that topic. Now recently means 6 महीने तक कुछ भी। रिसेंटली मतलब ऐसा नहीं पिछले हफ्ते में हुआ है तो रिसेंट है ना, इस साल हुआ है तो रिसेंट ही है, क्योंकि जस्ट अभी रिसेंटली कुछ हुआ है। क्योंकि जो चीज़ें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होती है उनका लंबे समय तक इम्पैक्ट चलता है, काम चलता है, प्रोसेसिंग चलती है ना।
तो हमको ये नहीं लगना चाहिए कि रिसेंट मतलब कल परसों का मुझे कुछ नहीं पता, जो अभी बहुत बड़ा कुछ हुआ होगा आप डायरेक्टली उससे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे हुआ और ये, तो इससे एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे इस चीज के बारे में पता है और उसमें रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुई है ये बताया, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में डायरेक्टली बता दिया, और फिर बाकी मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूँ कि भाई फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये पहले कैसा था, फिर क्या हुआ था, फिर अभी और उसके कौन कौन से पहलू है उसके बारे में बात करना, फिर गवर्नमेंट का रोल, फिर एनजीओ का रोल, फिर जो भी है, और फिर आपका बॉडी में, लेकिन वो सब तो बॉडी में जाएगा। इंट्रोडक्शन में करंट कुछ बताया कि ये अभी ऐसे ऐसे हुआ है, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने करंट इवेंट बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर धीरे से ये जो चीज है ये ऐसी ऐसी है, मतलब उसका डेफिनेशन। तो बहुत बार इंट्रोडक्शन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, राइट। सो आइदर यू स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड देन राइट अबाउट कि रिसेंटली कुछ डेटा उसके रिगार्डिंग है या जो कुछ है आपको लगता है, और फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है और बात की जानी चाहिए, या फिर आप करंट इवेंट से शुरुआत करते हो और फिर आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ लेकिन और ये चीज ऐसी ऐसी है और ये इस तरह से है, और फिर आपने बॉडी की शुरुआत कर दी। तीसरा जो है तरीका वो है उस चीज की हिस्ट्री, उससे शुरुआत करना, है ना। तो पकड़ लीजिए अगर कोई भी इशू है उसके रिगार्डिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, ठीक है। अभी पकड़ लीजिए टूरिज्म के रिगार्डिंग ऐसे आया, तो टूरिज्म जो है वो कुछ आज की बात नहीं है, किसी जमाने में लोग ट्रैवलिंग करते थे, कौन कौन लोग यहाँ आए गए, तो उनका कोई आपने किस्सा लिख दिया, अल बेरूनी के बारे में लिख दिया, या इब्न बटूता के बारे में कुछ लिख दिया कि ऐसे ऐसे हुआ उस वक्त से ऐसा है, या फिर है ना बहुत सालों से इंडिया में लोग आ रहे हैं और फिर ये ऐसा था फिर वो आए, तो वो उससे आपने शुरुआत किया, तो ये भी एक बहुत बढ़िया आराम से स्टार्ट हो जाती है कि भाई अभी ये बंदा उसका, अगर पकड़ लीजिए कुछ फ्रीडम फाइटर्स या सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने उस वक्त कुछ काम किया था, उस वक्त की सोसाइटी की कंडीशन, वुमन के रिगार्डिंग कुछ ऐसे आता है तो उस वक्त ऐसा था, फिर वो सब लिखने के बाद आज 21वीं सेंचुरी में भी चीज़ें, आज भी कुछ चीज़ें ऐसी है, और फिर आपने बॉडी की शुरुआत की ऐसे। तो हिस्ट्री से शुरुआत करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। कोई भी चीज़ जो है पकड़ लो, आपको सोशल मीडिया पे ऐसे आया, लेकिन मीडिया का स्वरूप पहले कैसे था, मतलब मीडिया जो है बेसिकली प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ भारत में, कैसे ब्रिटिश ने प्रिंट मीडिया लाया, उसके बाद कैसे उसका रोल था, आज कैसे चीज़ें फिर बदल गई है ना, ऐसे आपने शुरुआत की, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे आता है, तो उस वक्त उसके रिगार्डिंग पकड़ लो वैदिक पीरियड में या मुगल पीरियड में या और सातवाहन पीरियड में, कुछ भी आपको पता है उससे आपने शुरुआत की। कोई ऐसे भी कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एक छोटी सी कहानी या केस स्टडी से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, वो आपका स्किल है, बहुत कम शब्दों में आपको वो थोड़ा सा बताना है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, और ये इससे इससे आप एक्चुअली उसका एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हो तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये सारी चीजें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एग्जामिनर को अपने ऐसे की तरफ। अगर वो पहले पैराग्राफ में देखो, एक तो बहुत अच्छे से इंप्रेस हो जाना चाहिए ताकि फिर आपके ऐसे को वो बहुत पॉजिटिवली लेगा और अपने आप ही अच्छे मार्क्स देगा। बहुत इंप्रेसिव नहीं भी लिख सकते तो एटलीस्ट ऐसे नहीं जाना चाहिए कि उसको समझ भी नहीं आया कि ये क्या लिख रहा है, एटलीस्ट इन तीनों में से तो कुछ होना चाहिए, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में लिखा लेकिन ज्यादा नहीं पता, 2-3 लाइन लिखा, उसको तुरंत आज के समय से कंपेयर किया, करंट इवेंट नहीं लेकिन करंट सिचुएशन के साथ, तो ये दिखा है कि देखो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, और फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे अभी, और चीजें और बदल रही है तो फिर और बात होगी बॉडी में। हर बार लिखना जरूरी नहीं है कि अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक है इस तरह से आपने बोल दिया। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने इसके अलावा और कुछ सोचा होगा और आपको लगता है कुछ बेहतर तरीका है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपका कुछ ओपिनियन होगा, आपकी कुछ शंकाएं या डाउट्स होंगे तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। उसके अलावा इवेंट बेस्ड ऐसे लिखना, जो कुछ अभी आसपास हो रहा है, एक दिन बस बैठ के ऐसे लिख दिया यार, ठीक है, अभी कुछ आज कुछ कोई डे है, कुछ वाटर डे है, कुछ एनवायरमेंट डे है, कुछ वो डे है, उसके बारे में सोच कर लिखा, है ना। ये करते रहना है। इवन तो आपको यूपीएससी के सारे टॉपिक्स के बारे में नहीं पता, आप बोलोगे सर लेकिन उस डे के बारे में मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा पता नहीं, तो थोड़ा उसके बारे में ऐसे पढ़ लिया 4-5 जगह से और फिर एक बार लिख के देखा। ये मत सोचो कि सर फिर पढ़ के लिखने में क्या मतलब है, अरे कुछ नहीं करने से तो पढ़ के लिखने में मतलब है ही,
क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ और मुझे लगता है अभी मुझे चीज पता है, फिर भी जब मैं लिखने जाता हूँ तब उसकी क्वालिटी नीचे आ जाती है और आपको फर्क महसूस होगा। सो कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग एंड मेक श्योर दैट आपको वो उसको 300 वर्ड्स तक ही सीमित रखना है। उस पर भी काम करो अभी से। टाइम वाले फैक्टर को अभी ध्यान में नहीं रखना है कि 18 मिनट में मुझे खत्म करना है। जो आपको लिखना है उसके लिए आप समय लो, आधा घंटा लो, पौन घंटा भी लगता है, लगने दो, टेक योर टाइम, बट ट्राई टू डू इट इन नंबर ऑफ वर्ड्स का लेकिन सीमित रखो। अगर पकड़ लीजिए फ्लो में 400 हो गए, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बैठ के कौन कौन सा कट कर सकते हैं उसको कट करना है, फिर से एक बार लिख के देखना है ना। तो इस चीज पे अगर हम काम करते हैं और इंट्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, स्टार्टिंग के दिनों में सिर्फ ऐसा करके देखना है, कोई टॉपिक लिखे सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के देखो, उसका अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन एक ही टॉपिक के लिख के देखो, आपको बहुत आसानी महसूस होगी बाद में और आप कंफर्टेबल फील करोगे इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इंट्रोडक्शन इज ओपनिंग द टॉपिक, telling the examiner that I am aware about this topic and I know stuff about topic। अगर आप हिस्ट्री के बारे में भी लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्या आप दर्शा रहे हो कि मुझे पता है और मैं बराबर फिर उसी दिशा में जा रहा हूं और फिर अभी आगे मैं सारा आज के हिसाब से लिखूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि करंट के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखा और फिर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि पहले ऐसा था, ठीक है, अभी का तो बता दिया, लेकिन पहले फिर ऐसा था, फिर बाद में क्या क्या बदला, तो थोड़ा एवोल्यूशन लिखा, फिर क्यों आज की स्थिति पर हम आके पहुंचे, like that। So this is how you have to do, right? So try to execute this, and if anything is there, let us know in the comment section. Okay, all the best.